अगर सूर्य कुमार यादव ने इस टूर्नामेंट की बेस्ट इनिंग्स खेली है तो कल बांग्लादेश और श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट का बेस्ट मैच खेला था। हेलो एंड वेलकम बैक टू चेंडूस व्यू। सूर्य कुमार यादव इस टीम के बेस्ट बैट्समैन हैं और इस बात से अग्री करते हैं विराट कोहली। लेकिन हम पहले बात करेंगे बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए मुकाबले के। ये एक डू और डाई मैच था। जो टीम मैच जीतती थी वो क्वालिफाई करती थी सुपर 4 के लिए और इसी तरह का प्रदर्शन दोनों टीम ने दिखाया। पिछली हार के बाद बांग्लादेश को ये क्लियर हो गया था कि उन्हें एक बहुत ही अटैकिंग तरीके से खेलना है। इसीलिए उन्होंने अपने दोनों ओपनर को चेंज कर दिया और खेले शब्बीर रहमान और मेहदी हसन। शब्बीर तीसरी ओवर में आउट हो गए, लेकिन मेहदी हसन ने पूरे पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया और उनका साथ दिया अपने कप्तान शाकिब अल हसन ने। लेकिन अगर इस पारी की सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग्स अगर किसने खेली थी तो वो थे आफिफ हुसैन। ये इस टीम के वाइस कैप्टन है। सिर्फ 22 साल की उम्र में इस टीम के वाइस कैप्टन बने हैं और ये साफ दिखाता है कि ये अपनी टीम में कितने इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही नीचे बैटिंग कर रहे हैं। जिस तरीके के ये बैट्समैन है इनको नंबर 4 पर बैटिंग करना चाहिए और मुश्फिकुर रहीम जिन्होंने इतने साल तक बांग्लादेश के लिए क्रिकेट खेली है उनको अब रिटायर हो जाना चाहिए एटलीस्ट T20 क्रिकेट से। आफिफ हुसैन ने जिस तरीके से सारे स्कूप शॉट्स खेले कल अगेंस्ट द पेस बॉलर्स और अगेंस्ट द स्पिनर्स, और साफ दिखाता है कि उनके पास कितनी एबिलिटी है 360 डिग्री खेलने के लिए। आफिफ हुसैन ने सिर्फ 22 गेंदों में 39 रन स्कोर कर दिए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उन्होंने बहुत अच्छी पार्टनरशिप फॉर्म की महमदुल्लाह रियाज के साथ। महमदुल्लाह भी काफी टाइम से बांग्लादेश के लिए खेल रहे हैं, लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट भी 120 या 130 के आसपास ही रहती है, जो नंबर 6 के बैट्समैन के लिए बहुत ही कम है। इसीलिए मुसद्दिक हुसैन जिन्होंने कल भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, 9 गेंदों में 24 रन जड़ दिए, उनको उनके ऊपर बैटिंग करनी चाहिए थी। इनफैक्ट इस टीम के जो नए बैट्समैन हैं, जैसे इनके ओपनर थे मेहदी हसन मिराज, आफिफ हुसैन और मुसद्दिक हुसैन, ये 3 ऐसे बैट्समैन हैं और इनके अलावा भी काफी बैट्समैन हैं बांग्लादेश के पास जो इस टीम में होने चाहिए थे। और प्लेयर्स जैसे कि शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम और महमदुल्लाह रियाज, इन सभी को T20 क्रिकेट से अलविदा कर देना चाहिए। एक वक्त पर ऐसा लग रहा था जब आफिफ हुसैन और महमदुल्लाह खेल रहे थे कि बांग्लादेश स्कोर 180, 190 या 200 तक भी जा सकता है, लेकिन 16वें ओवर से लेकर 18वां ओवर तक उन्होंने 3 विकेट गंवा दी। तब ऐसा शायद लगा कि 165 या 170 तक ये पारी सीमित हो सकती है। वहीं पे मुसद्दिक हुसैन ने, जिन्होंने पिछले मैच में भी बहुत ही अच्छी पारी खेली थी, इस मैच में 9 गेंदों में 24 रन जड़ के इस स्कोर को 183 तक पहुंचा दिया। 183 एक तरीके से एक इनफ स्कोर लग रहा था जो इस पिच पर डिफेंड हो जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से दसुन शनाका जो श्रीलंका के कप्तान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो अपना हुनर, वो अपना जज्बा वो ग्राउंड पे दिखाएंगे, वही उनकी टीम के ओपनर्स ने किया। पथुम निशंका और कुशल मेंडिस ये दोनों एक क्लियर प्लान से आए थे, जिन्होंने पावर प्ले को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया और पावर प्ले में ही 50 रन जड़ दिए थे। इबादत हुसैन जो एक तरीके से फ्यूचर माना जाता है बांग्लादेश के लिए, उन्होंने पावर प्ले के आखिरी ओवर में पथुम निशंका और असलंका इन दोनों को आउट कर दिया था और एक तरीके से ब्रेक्स लगा दी थी स्कोरिंग पे। लेकिन श्रीलंका जिस अप्रोच से खेल रही थी, इससे साफ जाहिर कर दिया था उन्होंने कि वो अपने अप्रोच को स्टॉप नहीं करने वाले। भले जितने विकेट गिरे वो उस टारगेट को चेस करने के लिए जा रहे थे। लेकिन उनकी जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उन्होंने काफी डिसअपॉइंट किया। गुनतिलका, असलंका, राजापाक्सा और वरिंदर असलंका, ये सारे बैट्समैन ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी डबल फिगर में भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन तभी एंट्री होती है इस मैच के हीरो की, वो है दसुन शनाका, जो श्रीलंका के कप्तान भी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बात क्लियर कर दी थी कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच जो राइवलरी चल रही है उसका जवाब वो ग्राउंड पे देंगे, और 43 गेंदों में 45 रन जोड़कर उन्होंने उस बात को साबित कर दिया। उन्होंने बहुत ही कैलकुलेटेड पारी खेली थी। कुशल मेंडिस जिन्होंने 60 रन जोड़े थे, जो इस मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। मेरे हिसाब से इस मैन ऑफ द मैच दसुन शनाका को जाना चाहिए था, लेकिन कुशल मेंडिस जिन्होंने 60 रन की पारी खेली थी, उनमें उनका एक कैच ड्रॉप हुआ था, एक रिव्यू नहीं लिया गया था और एक बार वो आउट भी हुए थे तो वो नो बॉल करार दी गई थी। उसके बावजूद उन्होंने अपने शॉट्स नहीं रोके और अंत में 60 रन बना के उनकी पारी सीमित हो गई थी। लेकिन दसुन शनाका उन्होंने शुरुआत में 12 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाए थे। उस टाइम पर पूरा का पूरा अटैक का जो मायदा था वो था कुशल मेंडिस के ऊपर। लेकिन कुशल मेंडिस का आउट होते ही उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने आप पे ले ली थी और बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही कैलकुलेटेड इनिंग के साथ उन्होंने बांग्लादेश के बॉलर्स पे अटैक किया था। मेहदी हसन जो एक ऑफ स्पिनर है, जो डेथ ओवर से बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि शाकिब अल हसन ने अपने सारे मेन बॉलर जो है वो 16 और 17वें ओवर तक यूज कर लिए थे। जिस तरीके से बाबर आजम ने भारत के खिलाफ कप्तानी की थी, उसी तरीके से शाकिब अल हसन ने कल श्रीलंका के खिलाफ कप्तानी की। लेकिन उनकी भी वही गलती हो गई कि आखिर के जो 2 ओवर थे वो उनके वीक बॉलर्स ने किए थे। उसके बावजूद मेहदी हसन ने दसुन शनाका की विकेट लेके एक तरीके से अपर हैंड बांग्लादेश को दे दिया था। उस वक्त पे 13 गेंदों में 25 रन चाहिए थे और श्रीलंका ने 7 विकेट लूज कर ली थी। लेकिन तब आते हैं श्रीलंका के पिछले मैच के सेवियर चमिका करुणारत्ने।
चमिका करुणारत्ने ने अफगानिस्तान के खिलाफ 31 रन की पारी खेली थी और कल बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी खेली। 10 गेंदों में 16 रन जड़ के वो एक स्कोर को बहुत ही करीब लेके आ गए थे। लेकिन उनके आउट होते ही ये गेम वापस से बांग्लादेश के पाले में चली गई थी और 9 गेंदों में उनको 13 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए। वहीं पे आता है असिता फर्नांडो, जिनका इस मैच में डेब्यू भी हुआ था। उनको 4 ओवर में 51 रन पड़ चुके थे, लेकिन जब वो बैटिंग करने के लिए आए उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि ये मैच जिताने के लिए आए हैं और उन्होंने वही किया। 2 चौके और एक डबल जड़ के उन्होंने श्रीलंका को फिनिश लाइन तक पहुंचा दिया। अगर बांग्लादेश सांप है तो श्रीलंका नेवला है और इस बार नेवला ने सांप को हरा दिया है और 2018 के जो एशिया कप था उसका बदला श्रीलंका ने पूरा कर लिया, क्योंकि अब बांग्लादेश हो गई है इस टूर्नामेंट से बाहर। ग्रुप बी से 2 टीम आने वाली अब है अफगानिस्तान और श्रीलंका, और ग्रुप ए से आ चुकी है इंडिया, जो हांगकांग को बहुत ही आसानी से हरा के इस टूर्नामेंट के सुपर 4 में क्वालिफाई कर चुकी है। भारत और हांगकांग के बीच जो मैच खेला गया उसके बारे में सिर्फ 3 ही बातें होगी। पहली, सूर्य कुमार यादव। दूसरी, विराट कोहली का फॉर्म। और तीसरा, केएल राहुल का कॉन्फिडेंस। सूर्य कुमार यादव शायद से अब T20 रैंकिंग्स में नंबर 1 पे आ जाएंगे, जिस तरह की पारी उन्होंने खेली थी। भारत एक तरफ पे ऐसा लग रहा था कि 150 या 160 तक सीमित रह जाएगा, लेकिन उनकी जो पारी थी वो भारत को 192 तक लेके गई। सिर्फ 26 गेंदों में उन्होंने 68 रन जड़ दिए, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल थे और इनिंग्स की आखिरी ओवर में उन्होंने 4 छक्के जड़े हुए थे। उन्होंने पोस्ट मैच इंटरव्यू में बताया भी कि वो शायद 6 छक्कों के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो हो नहीं पाए। जिस तरीके से अपने कलाइयों का इस्तेमाल करके पॉइंट और कवर के ऊपर छक्के जड़े थे, उन छक्कों ने विराट कोहली को भी फोर्स कर दिया कि वो उनके सामने झुक जाए। विराट कोहली का फॉर्म एक नेशनल डिबेट बन चुका है। पिछले 3 साल में विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक सेंचुरी नहीं जड़ी है और इसके बारे में शायद सभी ने बात की है। लेकिन कल के गेम में अगर हमें कुछ अच्छा लगा तो वो था उनका अप्रोच। शुरुआती गेंदों में उन्होंने उनकी अप्रोच उसी तरीके से रखी जहां पे वो बॉल टू बॉल स्कोर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने अपने हाथ खोल दिए और उनके स्पिनर्स और पेस बॉलर्स दोनों को इक्वली शॉट्स मारे उन्होंने। विराट कोहली की ज्यादातर इनिंग्स में आप देखोगे कि उनकी इनिंग्स में चौके ज्यादा और छक्के कम होते हैं, लेकिन कल की इनिंग में उनका सिर्फ एक ही चौका लगा है, जबकि उन्होंने 3 छक्के जड़ दिए थे। और भारत के फैंस ये आशा करेंगे कि इनका यही फॉर्म सुपर फॉर्म में कंटिन्यू रहे। अब हम बात करेंगे उस तीसरे प्लेयर की, जो है केएल राहुल। केएल राहुल अपने करियर के उस पड़ाव में है जहां पे अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनके पीछे कम से कम 6 या 7 ऐसे ओपनर हैं जो कभी भी इंडियन टीम में आ सकते हैं। ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और खुद ऋषभ पंत, ये 4 ऐसे दावेदार हैं जो कभी भी उनकी जगह ले सकते हैं। अगर उन्होंने अपना फॉर्म या अपना कॉन्फिडेंस रीगेन नहीं किया इस टूर्नामेंट के अंत तक, तो शायद ये पॉसिबिलिटी है कि उनको इस टूर्नामेंट के अंत तक खिलाया भी ना जाए। उनको 1 या 2 मौके और दिए जाएंगे। अगर उनका परफॉर्मेंस या उनका कॉन्फिडेंस वापस नहीं आता है तो बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनको बिठा दिया जाए, और एक वाइस कैप्टन को इस तरह से बिठा देना वो उनके कॉन्फिडेंस को और भी डेंट कर सकता है। लेकिन इसके बाहर वो खुद ही आ सकते हैं और उनको खुद ही आना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव जो कर सकते हैं वो केएल राहुल भी कर सकते हैं, क्योंकि केएल राहुल के पास भी 360 डिग्री खेलने की सलाहियत है। 360 डिग्री का मतलब ये नहीं होता कि वो ग्राउंड के सभी डायरेक्शन में मार सके, बल्कि एक ही बॉल को ग्राउंड के 3 या 4 डायरेक्शन में मार पाए। अगर केएल राहुल अपनी अप्रोच को चेंज नहीं करते हैं तो शायद ये कभी ना कभी भारत को भारी पड़ सकता है और इसी कारण से उनको टीम से ड्रॉप भी किया जा सकता है। भैया, अब भारत ने तो क्वालिफाई कर दिया है, लेकिन अब वेट है दूसरी टीम की और सुपर 4 में आखिरी टीम की, जिसका मैच होगा आज पाकिस्तान बनाम हांगकांग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, क्योंकि हांगकांग ने दिखा दिया है कि वो चेस करते समय भारत को भी अगर 150 रन मार सकते हैं तो वो पाकिस्तान को भी कर सकते हैं। भारत के अलावा किसी भी टीम ने अपनी बॉलिंग डेप्थ इस टूर्नामेंट में अब तक नहीं दिखाई है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो। ये क्या दिखता है कि इन तीनों में किसी भी टीम के पास डेथ बॉलिंग के लिए ज्यादा विकल्प नहीं है, और वही चीज पाकिस्तान के साथ भी देखी जा सकती है, जो अगर वापिस से अपने 5 बॉलर के साथ उतरते हैं तो मोहम्मद नवाज और शादाब खान ये उनके लिए वीक पॉइंट साबित हो सकते हैं। ये मैच शारजाह में खेला जाने वाला है, जहां पे पिछली बार बांग्लादेश और अफगानिस्तान की मैच हुई थी और काफी क्लोज तक गई थी। तो उस मैच में भी स्पिनर्स का बोलबाला रहा था, तो हो सकता है कि इस बार भी वही हो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यसीम मुर्तजा, जो हांगकांग के लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो खेलते थे रावलपिंडी के लिए और उनको पाकिस्तान टीम में कभी भी मौका नहीं दिया गया, और इस बार उनको उनके खिलाफ खेलने का मौका मिलने वाला है। तो उनकी परफॉर्मेंस और बाबर हयात की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी वो देखने के लिए बहुत मजा आने वाला है।
काफी जगहों पर ये बात हो रही है कि बाबर आजम शायद नंबर 3 पे खेले। मेरे हिसाब से ये नहीं होगा, क्योंकि बाबर आजम बहुत ही सेल्फिश प्लेयर है और वो अपनी जगह पे ही फिक्स रहेंगे। वो ओपन ही करेंगे और उसी तरीके से खेलेंगे। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि ये गेम बहुत ही क्लोज हो सकता है अगर हांगकांग चेस कर रही है। अगर हांगकांग बैटिंग फर्स्ट करेगी तो शायद पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि हांगकांग के पास भी डेथ बॉलिंग के लिए डेप्थ नहीं है। बहुत मजा आने वाला है इस आज के मैच में, और ये डिसाइड करेगा कि हमारा चौथा एंट्रेंट कौन है सुपर 4 में। इस मैच के एनालिसिस के लिए हम कल मिलेंगे और प्री मैच के लिए आज शाम को ही मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को।